नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी कर्तव्य पथ से एक कदम बाएं हूं और बाएं होने के पीछे एक मकसद यह है कि हिंदुस्तान के अगर सभी सांसद या फिर हिंदुस्तान के 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में जितने विधायक हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या विधानमंडल के, अपने अपने कर्तव्य पथ पे अगर वास्तविक रूप से दृढ़ होते, या सिर्फ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी साहब इस राजपथ का नाम या किंग्सवे का नाम राजपथ बना, राजपथ का नाम आज कर्तव्य पथ बन गया, तो कर्तव्य पथ पर चलने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम कर्तव्य परायण हैं। यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री उमेश चतुर्वेदी साहब। उमेश चतुर्वेदी साहब कल एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी। वो कहानी है कि सांसद निधि की ज़रूरत पे, और उसका इस निधि के बारे में जो एक उन्होंने दृष्टांत दिया है, कहानी की जो शुरुआत उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार संसदीय राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी की पहली सरकार में श्रम मंत्री रहे गंगवार से साल 2014 में किसी कार्यक्रम के लिए वक्त मांगने कुछ लोग सुबह सवेरे उनके पास पहुंचे। गंगवार साहब के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और फिर जो लोग वहां थे एकत्रित, उसमें लोगों के बीच ही साधारण कप में चाय पीते हुए उन्होंने कार्यक्रम के दिन का बाबत पूछा, दिन के बारे में पूछा कि यह कार्यक्रम किस दिन है। वह दिन शनिवार था। गंगवार साहब हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने क्षमा मांग लिया कि मैं शनिवार को नहीं कार्यक्रम में जा सकता। उनका कहना था कि वो शुक्रवार की रात को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार को, महीने के प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार को वो अपने निर्वाचन क्षेत्र चले जाते हैं, जहां शनिवार और रविवार को निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो उन्हें मतदान करके चुनकर संसद में भेजे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और फिर अपने प्रयास से, अपने बलबूते से जितना भी संभव हो पाता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो उस कार्यक्रम में जो शनिवार को है वो नहीं जा सकते हैं। उनका यह भी दावा रहा है, उनका यह भी कहना है कि चूँकि मैं प्रत्येक माह कम से कम शनिवार और रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ के मतदाता, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, यही कारण है कि सन 1989 से जो भारत में आम चुनाव हुआ, वह आम चुनाव 1979 से लगातार वो जीत कर वहाँ के लोग या मतदाता उन्हें चुनकर भारत के संसद में भेजे हैं। संतोष गंगवार एक दृष्टांत हो सकते हैं आज 18वीं लोकसभा चुनाव तक, जब भारत में 18वीं लोकसभा का गठन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार, अपनी तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे। सवाल यह है कि भारतवर्ष में 543 जो लोकसभा के सदस्य हैं या फिर 250 जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें कितने लोकसभा के सदस्य या फिर कितने राज्यसभा के सदस्य, या फिर जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल या विधानपालिका के सदस्य हैं, वो अपने अपने विधानपालिका क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कितने बार जाते हैं।
राजनीतिक गलियारे, चाहे वो भारत का ये संसद हो या फिर प्रदेशों का जो विधानमंडल या विधानपालिका हो, इन विधानसभाओं में या संसद के लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले लोग जो चुन कर आते हैं, चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो मतदान है उससे चुनकर यहाँ आते हैं, ये भले उस बात को नहीं स्वीकार करें, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही उनका चुनाव हो जाता है, मतदान समाप्त हो जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। जनता के बीच में उनका संबंध सिर्फ उतना ही देर होता है जब तक कि मतदान खत्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों 7 फेज में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो शायद आपको यह इस बात का विश्वास करेंगे कि उस कालखंड में सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में वो सभी नेता पहुँचे जिन्हें मतदान में या जो मतदान में खड़े हुए थे, चुनाव में खड़े हुए थे। उसके बाद आगामी 5 साल तक शायद बहुत कम लोग दिखेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति संतोष गंगवार नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली राजधानी में या अपने अपने प्रदेशों की राजधानी में जिस सरकारी आवास में मंत्री महोदय अथवा सांसद महोदय अथवा विधायक महोदय रहते हैं, उन आवासों में औसतन मतदाताओं का जो प्रवेश है वो प्रवेश 20% से अधिक नहीं है। उसमें भी पिक एंड चूज, किससे मिलेंगे, कौन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये सभी बातें वहाँ या तो सांसद अथवा ये विधायक निर्धारित करते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, राजपथ के बगल में इस मैदान में जो हमारे बाएं तरफ भारत का संसद, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और फिर हमारे दाहिने तरफ इंडिया गेट है। यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो चुनाव के बाद या चुनाव के क्रम में जो भी सांसद खड़े होते, जो कैंडिडेट लोकसभा के लिए खड़े होते हैं या फिर जो एमएलए के लिए खड़े होते हैं, उसमें उन लोगों के जीतने का जो प्रतिशत है, विधानमंडल में पुनः वापस जाने के लिए या विधानसभा में पुनः वापस पहुंचने के लिए या लोकसभा में पुनः वापस पहुंचने के लिए जो फीसदी है, वो फीसदी उत्तरोत्तर कम हो रही है। इसका अर्थ यही हुआ कि जनता का अपने प्रतिनिधि के प्रति जो विश्वास है, प्रतिनिधि के जिसे चुनकर जिस आशा और विश्वास के साथ वो विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, वो आशाएं पूरी नहीं, अधूरी नहीं, कुचल दी जाती है। हमारे मित्र जो उमेश चतुर्वेदी साहब हैं, ये बहुत ही बेहतर पत्रकार है। मुद्दत कई दशक से ये भारतीय पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर इनकी जो पकड़ है, वो नब्ज को टटोलते हैं, नब्ज को दबाते हैं अपने शब्दों से। उन्होंने लिखा है कि इस बार मौजूदा जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के नतीजे में बीजेपी की हालत खराब होने की एक सबसे बड़ी वजह ज़्यादातर सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। आंकड़ों भी यह तथ्य की गवाही देते हैं। उन्होंने लिखा है कि पार्टी के पास बीती लोकसभा में 300 सांसद रह गए थे, जिसमें पार्टी ने 168 सांसदों को पुनः मैदान में उतारा। दुर्भाग्यवश उसमें सिर्फ 66% यानी 111 सांसद जनता ने नकार दिया। सिर्फ 57 सांसदों को ही दोबारा लोकसभा में भेजा या फिर वे सभी 57 सांसद लोकसभा का दोबारा मुख देख सके। पार्टी ने जिस 132 जगहों पर नए उम्मीदवार उतारे थे, उसमें 95 को जीत मिली। हारे हुए सांसदों में ज़्यादा के बारे में धारणा यह है कि 2014 में चली मोदी लहर के सहारे ही उन्होंने एक बार या फिर चुनावी मैदान में अपना नैया पार कराए थे। उन्हें लगता था कि जिस तरह 2 आम चुनावों में सिर्फ और सिर्फ उनके नेता मोदी के नाम से
चुनाव का फ़ायदा उठाएंगे, वैसा इस बार नहीं हो सकता। अब एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या आम चुनाव हो, संसद में लोकसभा का चुनाव हो, आखिर ये जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो चुनाव में लड़ते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की पीठे आशीष होने के बाद भी वो हारते क्यों हैं? हारने का सबसे बड़ा जो कारण यह है कि ये सभी सांसद एक बार चुनाव होने के बाद पहले तो इनके मन में आ जाता है कि हम सबसे ऊंचा है, यानी अपने संसदीय क्षेत्र में अपने आप को वो ईश्वर का दर्जा देने लगते हैं। भारत का मतदाता गरीब है, भारत का मतदाता अशिक्षित है, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में मतदाताओं में खास करके जो पुरुष और महिला मतदाता हैं, उनके बीच जो शिक्षा का जो शैक्षिक दर का अंतर है, यह शैक्षिक दर तकरीबन 18 और 20% के बीच में है। महिलाएं आज भी पुरुषों की अपेक्षा करीब करीब 18 और 20% पीछे है जहाँ तक शिक्षा का सवाल है या शैक्षिक स्थिति का सवाल है। स्वाभाविक है कि भारत के गांव में जो संसदीय क्षेत्र है उसमें पुरुषों का दबदबा आज भी है। वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं भी, उनकी पत्नियां हो या घर में और भी सदस्य हो, वो उसी अभ्यर्थी को अपना मतदान दें जिसे वो देने जा रहे हैं। लेकिन यह बात तब होती है जब एक अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, अगर जनता का विश्वास प्राप्त किया। लेकिन इस 111 या पिछले चुनाव में जिन लोगों ने मुंह की खाई गिरे, जो विजयी नहीं हो सके, जो हमारे पीछे जो संसद है, इस संसद भवन में पुनः वापस नहीं आ सके, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मतदाताओं का जो नापने का, उनके कार्य को नापने का जो स्केल है, उस स्केल पे वो कहीं नहीं खड़े उतरे। जबकि सरकार की तरफ से या संसद की तरफ से उन्हें पर्याप्त अवसर है कि वो अपने चुनावी क्षेत्र को बहुत ही मजबूत बनाए। लोकसभा की तरफ से या सरकार की तरफ से जो सांसद निधि है, उस निधि का भरपूर उपयोग कर वो अपने संसदीय क्षेत्र को बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। मैं 7वें लोकसभा चुनाव को देखता आया हूँ। अभी 18वां लोकसभा चुनाव आया। उत्तरोत्तर यह अलग बात है कि मतदान के जो क्षेत्र हैं, या संसदीय हो चाहे विधान पालिका के क्षेत्र हो, उसमें मतदाताओं की आयु भी बढ़ती गई। जो बुजुर्ग थे वो मरते गए, नए नए मतदाता आते गए। लेकिन एक बात तो पक्का है कि कोई भी मतदाता जब अपने चुनाव में अपने अभ्यर्थियों को मतदान करता है तो उसका एक जो चारित्रिक में सिर्फ उसका चरित्र ही नहीं बल्कि उसके काम को भी आंकता है। अब सवाल यह है कि अगर उसके काम को आंकने में मतदाता के सामने वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया तो अपने एक मतदाता अपने चुनाव या अपने मतदान का उपयोग कैसे कर सकता है। जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं या जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों की शायद यही सोच होगी कि अगर एक सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हैं, उन्हें जो सांसद निधि प्राप्त होता है सरकार की तरफ से या संसद की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, संसदीय क्षेत्र में खर्चा करने के लिए, अगर उन तमाम पैसों का खर्च वो सही तरीके से करें तो 25 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च करना या 25 करोड़ रुपया अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में खर्च करना,
इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। भारत में जितने भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितने भी सांसद हैं वो सांसद सभी पैसे को अपने दांत से इस कदर पकड़ कर रखना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके जेब से खर्च हो रहा है। औसतन हर एक सांसदों की स्थिति ऐसी ही है। बहुत सारे इस मसले पे बहुत तरह की बातें भी आई थी कि ये जो संसद निधि है, यह संसद निधि भारत में जितने राज्य हैं, राज्य के जो जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से खर्च होता है। बहुत सारे सांसदों ने यह भी कहा, अप्रत्यक्ष रूप से, मैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता था, ऐसा सुनने को मिलता था कि बहुत सारे सांसदों ने यह कहा जिलाधिकारियों को कि आप इस पैसे में से अमुक फीसदी पैसे आप रख दें ताकि मैं इसका इस्तेमाल आगामी चुनाव में करूँगा और शेष खर्च आप कर दें। यानी एक सांसद अपने चुनाव खर्च को भी इसी सांसद निधि से निकालना चाहता है या चाहते थे, हो सकता है चाहते भी होंगे आज भी। अब सवाल ये है कि पिछले दिनों जब दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया और याचिका में यह पूछा गया कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस MPLADS, इस जो निधि है, इस निधि के बारे में सूचना क्यों नहीं देती है। तो उच्च न्यायालय में यह कहा गया कि इस आयोग को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, इस कमीशन को MPLADS के बारे में या जो संसद निधि है इसके बारे में सूचना देने का अधिकार नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इस जो निधि है, सांसदों की जो निधि है, इसके बारे में सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है, यह उच्च न्यायालय ने कह दिया। और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो इस निधि के बारे में पिछले दशकों से अपना रिपोर्ट सबमिट करते आई है, बहुतों बार बहुत सारी बातें अपने रिपोर्ट में उसने उजागर किया, लेकिन सवाल ये है कि अंततः उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन या उस रिपोर्ट पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका भी निर्धारण वह संसद ही करेगा। यानी कैग अकाउंटेबल है संसद के बारे में। तो वैसी स्थिति में कैसे हम सभी जो मतदाता हैं यह कैसे अपेक्षा कर लें कि भारत का संसद जो कैग का रिपोर्ट है या संसद की जो सांसदों की निधि है, इसके बारे में बेहतर जानकारी या बेहतर उसका उपयोग के बारे में चर्चाएं करेंगे, ताकि भारत के मतदाता या संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जो फंड, जो निधि का आवंटन किया गया है सरकार की तरफ से, भारत के संसद की तरफ से, उसके बारे में जो संसदीय क्षेत्र है उसके मतदाता इसको समझें। कैग की बात संसद कहाँ मानती है, कितना मानती है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका फिर एक दृष्टांत देता हूँ। 2002 में चूँकि उस कहानी को मैं ब्रेक किया था, 2002 में जब कैग ने कारगिल के बारे में एक स्पेशल कमेटी बनाई थी और स्पेशल एक पड़ताल किया गया था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे डिफेंस मिनिस्टर, और कैग ने जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट में स्पष्टतः कहा गया था कि जितने भी कारगिल युद्ध के दौरान जितने भी आयुष या जितने भी हथियार आए थे वो सभी हथियार युद्ध के बाद आए। यहाँ तक कि जो कॉफिन भी जो आया था वो युद्ध के बाद आया था। कॉफिन का जो वज़न था वह वज़न जो मृतक थे, जो सैनिक थे, उनके वज़न से कई गुना था। मैं उस कहानी को ब्रेक किया था स्टेट्समैन अखबार में, लेकिन अंततः कैग के उस रिपोर्ट का क्या हुआ? भारत के संसद में आज भी वह रिपोर्ट कहीं डस्टबिन में पड़ा होगा, उसके ऊपर धूल जमते होंगे। तो सवाल यह है कि अगर संसद के प्रति जो उत्तरदायी कैग का है, अगर कैग की बातों को संसद नहीं मानने या उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, इसके लिए नहीं करती है,
तो फिर हम कैसे अपेक्षा करें? क्योंकि 2008 में तत्कालीन जो लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी साहब थे, उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में यह निधि जो सांसदों का यह जो निधि है, यह बहुत बड़ा मसला है और इसलिए इस निधि को समाप्त कर देना चाहिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसका आरंभ 23 दिसंबर 1993 को हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सदस्य हैं वो सामुदायिक विकास योजना के अधीन या उसके अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा विकास कर सकते हैं। उस समय जो निर्धारित की गई राशि उसका उपयोग कर अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। प्रारंभ में इस योजना का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1994 से सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, जो क्रियान्वयन मंत्रालय है, वो इस कार्य को देख रहा। जिस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय जब इस योजना का प्रारंभ हुआ था, उस समय प्रत्येक सांसदों को 5 लाख रुपए आवंटित किए गए थे इस कार्य के लिए, जिसे सांसदों ने बहुत कम बताया था और स्वाभाविक है कि एक संसदीय क्षेत्र में 5 लाख रुपए उन दिनों बहुत कम लगते थे। बाद में 94-95 में का जो वित्तीय वर्ष हुआ था, उस वित्तीय वर्ष में इस 5 लाख की राशि को 1 करोड़ रुपया किया गया था। चूँकि सांसदों की जो निधि है, इस निधि का क्रियान्वयन करने के क्रम में अंतिम जो स्थान है वो स्थान हो जाता है जिलाधिकारी का। और एक जिलाधिकारी, आज की तारीख में भी मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जितने भी जिलाधिकारी हैं, उन जिलाधिकारियों में शायद 99% जिलाधिकारियों की इतनी क्षमता नहीं होगी कि अपने संसदीय क्षेत्र के जो चयनित, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके विरुद्ध जाएं। स्वाभाविक है कि जितने भी सांसद हैं वो निधि का आवंटन तो करते हैं, लेकिन अंतिम खर्च जिलाधिकारी के स्तर से होता है। सन 98-99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस समय इस राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया, यानी 1 करोड़ की राशि 2 करोड़ हो गई। फिर मनमोहन सिंह की सरकार जब आई 2011-12 में, तो यह राशि 2 करोड़ सीधा 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। यानी एक सांसद अगर 5 साल एक लोकसभा का सत्र है, 5 साल लोकसभा की अवधि है, तो एक सांसद को 25 करोड़ रुपया अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है या मिलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि सन 93 और 2024 इस 31 वर्षों में भारत सरकार के कोष से अथवा जो संसद के द्वारा जितनी भी राशि या जितनी भी राशियां आवंटित की गई इस निधि में, इस फंड के अधीन, ताकि संसदीय क्षेत्र का विकास हो सके, कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस इंडिया गेट राजपथ पे जिस तरह इसके दोनों तरफ में जो लॉन है, उस लॉन में घास को हरी भरी करने के लिए जिस तरह पानी का इस्तेमाल होता है, उसी तरह सांसदों की जो निधि इस पिछले 31 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा निर्गत किया गया, उसका इसी पानी के तरह उपयोग हुआ, लेकिन उसमें भी पूरी राशि का उपयोग नहीं हुआ। जो सांसद हैं, उस निधि को अपने दांत से पकड़ कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उस निधि को वो छोड़ देंगे, या पता नहीं, यह भी हो सकता है कि उनके मन में यह भी होता हो कि उस निधि का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस निधि के कारण जो भ्रष्टाचार की बात आई, जिसका लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा था कि सांसदों को मिलने वाली इस राशि से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रही है, इसलिए इस राशि को समाप्त कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि इस राशि का समाप्त किया जाए या नहीं। हमारे जो मित्र हैं उमेश चतुर्वेदी साहब, उन्होंने लिखा है कि सवाल यह है कि जिस योजना का जनता कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिसे लागू करने की रस्म सांसद निभा रहे हैं,
अगर वे चाहते तो महज इसी योजना के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के जरिए संसद लौट सकते थे, लेकिन अपने केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे की जरूरत होती है। यानी हर एक लोग अपने प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ही नहीं, किसी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पार्टी के जो अग्रमुख नेता है, जो नेतृत्व दे रहे हैं, उन्हीं के चेहरे को लेके वो चाहते हैं कि चुनाव जीते। संसदीय क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद अगर चाहे तो अपना चेहरा बना सकता है संसदीय क्षेत्र में। संसदीय क्षेत्र में जो मतदाता हैं उन्हें उनके कार्यों पे मतदान कर सकते हैं, न कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दे, कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा आगे कर दे, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का चेहरा आगे कर दे, राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव का चेहरा आगे कर दे। तो हम चेहरा आगे करके कब तक जीत सकते हैं चुनाव। अब सवाल यह है कि जिस योजना का जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, जिसे लागू करने की रस्म सांसद सिर्फ रस्म निभा रहे हैं, अगर वे चाहते तो महज इसी योजना के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के जरिए वो संसद में पुनः वापस हो सकते थे। उन्हें अपने केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे की ज़रूरत नहीं होती। 1993 से 2018 तक जो सरकारी, जिसमें अभी जोड़ घटाव गुणा भाग करके दस्तावेज पे तैयार किया गया है, ये है 47,573 करोड़ रुपया। ये 2018 तक है। 2018 के बाद अगर 2023 या 24 मार्च तक की हिसाब करें तो तकरीबन 1,17,450 करोड़। मैं दोहराता हूँ, 1,17,450 करोड़ ये पैसा भारतवर्ष के सिर्फ जो संसद में 783 लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें मिला है। संसदीय जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए सांसद के जो निधि है उसमें 1,17,04,50 रुपया, ये जनता का पैसा। अब सवाल जो इससे भी महत्वपूर्ण होता है पारदर्शिता के बारे में। कौन होगा पारदर्शी? भारतवर्ष में तकरीबन 806 जिला है और लोकसभा और राज्यसभा मिला के तकरीबन 783 सांसद। इस जो सांसद फंड है, इस फंड के खर्च करने का जो अंतिम अस्त्र, अंतिम रास्ता है, अंतिम दरवाज़ा है, वो जिलाधिकारी का है। लेकिन भारतवर्ष के कितने जिलाधिकारी के पास ताकत है कि वो अपने सांसद को रोक सके? आज जो बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री है या जो दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग है, वो तमाम लोग इस तरह के फिल्म बना रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपये कमा रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि सांसद को, विधायक को या पंचायत के लोगों को क्या ताकत है और जिलाधिकारी को क्या ताकत है। लेकिन यह सिर्फ फिल्म पे होती है। वास्तविक रूप में अगर जिलाधिकारी चाहें तो पूरा अंकुश लगा सकते हैं पैसे के दुरुपयोग का, पैसे का अपव्यय का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी का ट्रांसफर, जिलाधिकारी का पोस्टिंग, उनके कैडर का निर्धारण, या हर एक जिलाधिकारी ये भी सोचता है कि कहीं कल होके वो मंत्री बन के तो मेरा क्या होगा। तो भय हर एक जगह है। एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं। अब 6 विधानसभा के क्षेत्र में 6 विधायक हैं, पंचायत अलग हैं। तो ये जो सब डिवीज़न है, अगर अधिकार का जो
अलग अलग हिस्सा है। पंचायत में जो पंचायत के हैं उनके अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य क्षेत्र अलग है। विधानसभा के जो विधायक हैं, चाहे विधानमंडल के जो विधायक हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य क्षेत्र अलग है। उसी तरह सांसद के उनका कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र अलग है। अब सवाल ये है कि अगर एक कुआं खुदवाना है किसी पंचायत में और उस कुआं को खुदवाने के लिए सांसद जो अपने कोष से कुछ पैसे निर्गत करते हैं, कल होके उस कुएं पे पंचायत का मुखिया से लेके, पंचायत के जो सदस्य हैं उससे लेके, विधायक से लेके, सांसद से लेके, जिलाधिकारी से लेके तमाम लोगों का नाम गुदना की तरह गुदाया रहेगा। अब सवाल यह है कि पैसा किसने खर्च किया। अगर सांसद के कोष से पैसा गया है तो उसमें फिर विधायक और पंचायत के लोग कहां से आ गए, इसको कौन देखेगा। चाहिए तो ये कि जो जिलाधिकारी हैं, जो पैसे का अंतिम निर्णय करते हैं, पैसे निकालते हैं, वो व्यक्ति इस बात को देखे कि किस तरह से, किस क्षेत्र से, किस मध्य से, किस व्यक्ति के द्वारा इस कार्य को निष्पादित किया गया है। क्या कि चाहे लाख चिल्लाए, मैं संसद के सामने ये बोल खड़े होकर इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के सैकड़ों ऑडिटर्स, क्या जो उनके सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं, वो चाहे लाख चिल्लाएं, वो लाख पन्ने का रिपोर्ट बनाए, लेकिन आएगा इसी संसद में। और इस संसद में जो बैठे हुए सांसद हैं वो उस रिपोर्ट को कितना अमल में लाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध अगर रिपोर्ट उसका है तो उसे अपनाएगा नहीं। लोकसभा के पूर्व उपसभापति थे थम्बी दुरई ने कहा कि ये राशि कम है, और थम्बी दुरई की अध्यक्षता वाली जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सांसद निधि की जो राशि थी उसे 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक जो सांसद है उनका जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही के हिसाब से 5 करोड़ रुपया खर्च करना कम है, इसलिए यह राशि तकरीबन 25 करोड़ रुपया बढ़ाई जाए। पिछले कई वर्षों से जो सांसद निधि है उसको लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही। 2009 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि सांसद निधि और विधायक निधि में जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखते हुए इस निधि व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने कहा था कि इस योजना को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। भारत के जो नियंत्रक महालेखाकार कैग ने 2010-2011 में अपनी रिपोर्ट में इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। एक तरफ सांसदों को जन लोकपाल के दायरे में लाने की जो मांग देश भर में चल रही है, वहीं अनेक सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज है। कुछ अर्सा पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कुछ सांसदों ने ठेके के लिए, जो ठेका में एक कमीशन दिया था, उसकी मांग करते हुए पकड़ाए थे। अगर जमीनी स्तर पर विकास किए जाने के लिए आवंटित सांसद निधि की रकम आमतौर पर राजनीतिक लाभ के लिए खर्च की जाती है या फिर राजनेताओं ने अपने काम में खर्च करते हैं। यह चीज़ भारत का जो नियंत्रक महालेखाकार यानी कैग ने सांसद निधि के इस्तेमाल में ठेका प्रथा और कमीशन खोरी पर भी अपनी आपत्ति जताई थी। कहीं न कहीं, कभी न कभी इस पे एक प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह जनता के कर का बहुत मेहनत की कमाई है। और मेहनत की कमाई को इस तरह अगर 1,11,000 इतने करोड़ रुपये 1993 से लेकर 2023 तक इतने करोड़ रुपये अगर पानी की तरह बहाया गया
और यह भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, प्रचुर मात्रा में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। वैसी स्थिति में आज पीछे जो संसद भवन है नया, और इसमें जो अभी 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे अपने वित्त मंत्री या अपने गृह मंत्री या अपने तमाम शीर्षस्थ आला मंत्रियों के साथ, उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि इसकी अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता तो हो ही, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे भारतवर्ष, वो बोलते हैं कि वो मोदी का परिवार है, लेकिन सवाल ये है कि भारतवर्ष में किसी भी राजनेता की तुलना में मोदी के प्रति यानी प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वह विश्वास थोड़ा अधिक है दूसरे लोगों की तुलना में। वैसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में इसका निर्णय नहीं लेते हैं कि संसद की जो निधि है उस पर नियंत्रण, उस पर अंकुश कैसे लगाई जाए, क्योंकि 1,11,700 करोड़ रुपया इस निधि में खर्च किया गया है, जिसका कि सरफेस पे, जमीनी सतह पे कहीं कोई कुछ दिखता नहीं है। तो यह दुर्भाग्य है।